हेलो स्टूडेंट, ईटेक ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज प्रारंभिक विद्युत के बारे में जानेंगे। विद्युत, इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विभिन्न पदार्थों में हो सकता है और यह केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। इसी के आधार पर विद्युत दो प्रकार की होती है, उसको देखते हैं हम लोग। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, दो प्रकार की होती है। नंबर 1, स्थिर विद्युत, इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और दूसरा है गतिज विद्युत, इसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इन दोनों प्रकार के विद्युत में अपना अपना अलग अलग गुण है, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक है। तो इन दोनों को इनके गुणों के आधार पर हम लोग अलग अलग से समझते हैं। फर्स्ट है स्थिर विद्युत। मेन फैक्ट होगा इसका, यह आवेश के
रूप में ही होती है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं कर सकते। अतः इसका प्रयोग व्यावहारिक रूप से न के बराबर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमारे पास एक एम्बर की रॉड है, एक एम्बर की छड़ है व दूसरा चमड़ा है। इन दोनों को आपस में जब हम लोग रगड़ेंगे, आपस में रगड़ने पर, जब आपस में इन दोनों को रगड़ते हैं, उस समय चमड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और एम्बर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा होने पर एम्बर की क्षण ऋणात्मक होती है और चमड़ा जो होता है वो धनात्मक होता है। इस अवस्था में एम्बर की क्षण ऋणात्मक होती है व चमड़ा धनात्मक होता है। ठीक है, ये चीज है। यहां से आप लोग एक बात और याद रखिएगा, जो अणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वह धनावेशित होता है, वह धनावेशित होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। दूसरा देखते हैं, जो
जो अणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वह ऋणावेशित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे हमारे पास कांच की एक छड़ हो और बिल्ली की खाल हो या रेशम। कांच की छड़ व रेशम का कपड़ा, इन दोनों को जब हम लोग आपस में रगड़ते हैं उस समय कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनाविष्ट हो जाती है अर्थात धनात्मक होने लगती है, और रेशम का कपड़ा ठीक है इलेक्ट्रॉन को अपने में आकर्षित करता है तो वो ऋणाविष्ट होने लगती है। आपस में रगड़ने पर कांच की छड़ धनात्मक अर्थात धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित अर्थात ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक किस अवस्था में होता है ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग गतिज विद्युत। तेज विद्युत गतिज विद्युत जो गतिशील विद्युत धारा होती है उसी को हम लोग गतिज विद्युत भी कहते हैं। तो गतिमान विद्युत धारा ही गतिज विद्युत होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 2 पॉइंट्स। इस विद्युत के गतिशील होने के कारण इसको हम लोग चालक की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। इस विद्युत धारा को चालक तार
व केबलों की सहायता से स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी गुण के आधार पर इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। इस गुण के कारण ही इसका प्रयोग हम व्यवहारिक रूप से अधिक करते हैं। ये मुख्य गुण है गतिज विद्युत के बारे में, जो स्थितिज विद्युत से गतिज विद्युत को अलग करती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गतिज विद्युत का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। गतिज विद्युत प्राप्त करने के उपाय। जो निम्न हो सकते हैं, जो निम्न होते हैं, जैसे प्रकाशीय व्यवस्था से, दूसरा चुंबकीय व्यवस्था से, तीसरा रासायनिक व्यवस्था से, और ऊष्मीय व्यवस्था से। ये जो मुख्य कारण है जिनकी सहायता से हम लोग गतिज विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग एक एक करके सारे उपाय के बारे में समझते हैं। तो पहला है प्रकाशीय व्यवस्था। नंबर 1, प्रकाशीय इस व्यवस्था से प्राप्त होने वाले सूर्य की रोशनी को सौर पैनल की सहायता से हम लोग प्राप्त करके गतिज विद्युत में परिवर्तित करते हैं। तो वो उपाय हम लोग सौर पैनल या सौर सेल की सहायता से गतिज विद्युत प्राप्त करते हैं प्रकाशीय रूप से। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग चुंबकीय व्यवस्था। जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं
चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होने की वजह से चालक में ईएमएफ जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। तो जो चुंबकीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, और इस तरह हम लोग सप्लाई जो प्राप्त करते हैं वो जनरेटर के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस चुंबकीय व्यवस्था में हम लोग जनित्र बोल सकते हैं या जनित्र ले सकते हैं, डीसी जनित्र या एसी जनित्र। इसको हम लोग प्रत्यावर्तक, इंग्लिश में अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तीसरा देखते हैं रासायनिक व्यवस्था क्या है। जब हम किसी विद्युत अपघट्य में या विद्युत विलयन में अपघटन की क्रिया कराते हैं, अर्थात आयनीकरण की क्रिया कराते हैं, तो उस समय हमको वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, और यह वैद्युत ऊर्जा इस तरह से मिलने की प्रक्रिया रासायनिक व्यवस्था कहलाती है। और इस तरह का हम लोग जो सप्लाई प्राप्त करते हैं वो सेल से या बैटरी से लेते हैं, सेल से या बैटरी से प्राप्त करते हैं। और हमारी अंतिम व्यवस्था दो विभिन्न धातुओं को आपस में किसी बिंदु पर संयोजित करते हैं, और उस समय बिंदु पर ऊष्मा देने पर उन दोनों धातुओं के सिरों के क्रॉस विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और यह व्यवस्था ऊष्मीय व्यवस्था कहलाती है, और यह प्रक्रिया थर्मोकपलिंग कहलाती है। और इस व्यवस्था को या इस उपकरण को हम लोग थर्मोकपल भी कहते हैं, थर्मोकपल भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं विद्युत की परिकल्पना। इसे हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत की परिकल्पना को समझने के लिए हम लोग निम्न बातों पर गौर करेंगे। नंबर 1, पदार्थ, जिसे हम लोग मैटर कहते हैं। दूसरा होगा हमारा अणु, इसे हम लोग मॉलिक्यूल। नंबर 3, परमाणु, जिसे हम लोग एटम बोलते हैं। नंबर 4, परमाणु संरचना, जिसे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड लास्ट हमारा है नाभिक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो विद्युत की परिकल्पना को समझने के लिए इन मुख्य बातों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं पदार्थ, मैटर। मैटर में होता क्या है, यह स्थान घेरता है और इसका कुछ भार रहता है। नंबर 2 पॉइंट हम देखते हैं
पदार्थ विभिन्न छोटे छोटे अवयवों से युक्त होता है। जिसे हम अणु कहते हैं, जिसे हम अणु मॉलिक्यूल कहते हैं। आगे हम लोग मोस्ट पॉइंट्स पदार्थ की प्रकृति को ताप व दाब की सहायता से बदलते हैं या बदल सकते हैं या बदल सकते हैं। विद्युत के क्षेत्र में पदार्थ प्रायः 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो 5 तरह का होता है, लेकिन विद्युत के क्षेत्र में पदार्थ के 3 रूप होते हैं। तो अतः पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य व गैस। ये मुख्य बातें जो हैं वो पदार्थ के बारे में हैं। हम लोग आगे देखते हैं अणु के बारे में। दूसरा है अणु, जिसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अणु पदार्थ का ही एक छोटा अवयव होता है। पॉइंट अणु भी एक सूक्ष्मतम अवयव के रूप में विभक्त होता है, जिसे परमाणु एटम कहते हैं। तो ये था अणु के बारे में। हम लोग अगला देखते हैं परमाणु। परमाणु एटम मेन पॉइंट। परमाणु अणु का ही एक सूक्ष्मतम रूप होता है। परमाणु ही अणु का एक रूप होता है
परमाणु ही रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेता है। आगे देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, परमाणु में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये मुख्य बातें कुछ हैं जो परमाणु के बारे में व्यक्त करती हैं। आगे हम लोग देखते हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना देखते हैं इसके बारे में हम लोग। परमाणु के अंदर ही एक सघन भाग होता है जो नाभिक कहलाता है। जिसके पास न्यूट्रॉन व प्रोटॉन तथा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परमाणु संरचना को हम एक अलग उदाहरण लेके समझते हैं। जिस तरह हमारा सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह परमाणु के अंदर एक सघन भाग होता है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, और उसी नाभिक के चारों तरफ ग्रहों के समान न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मिलती है हम लोगों को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नाभिक। यह एक सघन भाग होता है जो परमाणु में रहता है। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। नाभिक के केंद्र के पास न्यूट्रॉन व प्रोटॉन
उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इन दोनों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य, इन दोनों के मध्य अंतरा आणविक पर कार्य करता है, आगे देखते हैं हम लोग। नाभिक में ही और नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास कक्षाओं में विचरण करते हैं अर्थात घूमते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका जो कक्षीय पथ होता है तो दीर्घवृत्ताकार होता है। ये बातें याद रखिएगा, तो दीर्घवृत्ताकार होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा प्रोटॉन में उपस्थित आवेश की मात्रा के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के आवेश की मात्रा आपस में बराबर व विपरीत स्वभाव की होती है। विपरीत स्वभाव की होती है, स्वभाव की होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। अब हम लोग देखते हैं नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन ये उपस्थित होते हैं। हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। नाभिक जिसे केंद्रक भी कह सकते हैं, केंद्रक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये कक्षाएं हैं दीर्घवृत्ताकार। इलेक्ट्रॉन हम लोग याद रखेंगे प्रोटॉन
आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका भार या द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम या 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इस बात को याद रखिएगा। नंबर 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, जिसे निगेटिव ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। निगेटिव चार्ज होता है आवेश। भार जो होता है वो 9.2 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम या 9.2 इंटू 10⁻31 kg होता है। न्यूट्रॉन, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात उदासीन होता है। उदासीन होता है। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत होता है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछे जाते हैं, आप लोग इसको गौर से ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे कुछ बातें और हम लोग लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन की गति। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है उस समय इसमें दो गतियां होती हैं। इलेक्ट्रॉन की दो गति होती है। पहला है चक्रण गति, दूसरा है कक्षीय गति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन मोशन, और इसे कहते हैं ऑर्बिट मोशन। इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं और अच्छे से। चक्रण गति, इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर एक लट्टू के समान गति करती है तो वह गति उसकी चक्रण गति कहलाती है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी अच्छे पथ पर गति करता है तो वह उसकी गति कक्षीय गति कहलाती है। तो हम लोग चक्रण में देखते हैं
जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर एक लट्टू मतलब टॉप खिलौना होता है की तरह गति करता है, तो यह गति चक्रण गति कहलाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं कक्षीय गति। ये था नंबर 1 और दूसरा है कक्षीय गति। कक्षीय गति इसमें हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट मोशन। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित परिधि या मार्ग पर वृत्तीय गति करता है, तो वह गति कक्षीय गति ऑर्बिट मोशन कहलाती है। ऑर्बिट मोशन कहलाती है। ऑर्बिट मोशन कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। आगे हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट है। वैद्युतिक आवेश प्रोटॉन धनात्मक व इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक वह गुण है जो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य बल उत्पन्न करता है, फोर्स उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। आवेश एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य बल को उत्पन्न करता है, वही आवेश कहलाता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसे हम लोग स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं पर आपको कैपिटल क्यू भी मिलेगा।
और Q बराबर होता है NC। ठीक है, ये सूत्र है, याद रखिएगा इसको भी। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, और कैपिटल C है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। C है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसको। ठीक है, ये होता है आपका मेन पॉइंट। वैद्युतिक आवेश प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य का ऐसा गुण है जो इन दोनों के मध्य बल को उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। इसका यूनिट कूलम होता है। इसे Q से व्यक्त करते हैं, Q बराबर C होता है, Q आवेश N। ठीक है, ये चीज़ें होती है। एक बात और याद रखिएगा यहाँ से, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक कूलम आवेश में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आपको कहेंगे या 6.25 इंटू 10⁻18, ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपके ये दोनों आगे के 6.2 और 6.25 ये दोनों आपके कॉमन रहेंगे, तो इसलिए आपका ये दोनों सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटॉन का जो भार होता है, प्रोटॉन का भार बराबर होता है 1840 से 1845 गुना इलेक्ट्रॉन का भार, अर्थात इलेक्ट्रॉन का भार बराबर 1/1845 गुणे प्रोटॉन का भार। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं हम लोग आवेश के स्वभाव। आवेश में प्राय दो स्वभाव होते हैं, एक आकर्षण का और एक प्रतिकर्षण का। आवेश के दो तरह का होता है। पहला है आकर्षण, दूसरा है प्रतिकर्षण। हम लोग आकर्षण में देखते हैं, दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा और समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण बल। दो विपरीत आवेश पर
आकर्षण होता है, आकर्षण होता है दोनों के बीच। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। धन और ऋण, आकर्षण, प्रतिकर्षण में समान आवेश पर समान आवेश पर प्रतिकर्षण होता है। जैसे ये हम इससे समझ सकते हैं। धन धन, ठीक है। तो ये तो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू।